कहा हम एम्पिरिसिज्म को भी 360 देख लें एक बार। 360 का मतलब पास्ट और जो हमारे अभी के सिलेबस में है, और बल्कि एक आध मैं आपको और बता दूंगा जो बिल्कुल अभी के फिलोसफर कहला रहे हैं, अभी सिलेबस में आया भी नहीं है वो, तो मोटे तौर पे एक आध लाइन में बता दूंगा, तो आप पूरा एक व्यू बन जाएगा। और मेरे देखे भी ऋषिकेश सही कह रहे थे कि सब्जेक्ट से को थोड़ा जितना जाने उतना अच्छा उससे उससे अटैच हो पाते हैं, प्यार हो पाता है। तो 360 से हो पाएगा। तो आप लिखो फेमस इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर या इंट्रोडक्शन ऑफ फेमस इम्प्रेसिस्ट फिलोसफर्स, प्रसिद्ध अनुभववादी दार्शनिकों का परिचय। अब ध्यान दें, फिलॉसफी में जो ज़्यादा काम हुआ है वो संस्कृत, हिंदी, इस तरह से हुआ है। वेस्टर्न फिलॉसफी में तो हमें जो पुस्तकें मिली हैं वो इंग्लिश में मिली हैं, बट जो एक्चुअल में फिलॉसफी है वो संस्कृत और हिंदीनिस्ट से भरमार है। और जिनको हिंदी में लिखना है उनको तो सही से हिंदी में लिखना ही होगा। तो मैं इसीलिए हिंदी इंग्लिश में मैंने कल कल की क्लास में भी बताया था, और मेरे ख्याल से 99% स्टूडेंट्स हमारे उसकी तरह से शायद समझ पाते हैं। हालांकि समय बहुत लग जाता है उसमें, ये तो सच है। लेकिन ठीक है, समय अपनी जगह है, चीज़ें समझनी चाहिए। तो पहला लिखो, जैसा कि आपको बताया मैंने कि जब सोक्रेटिस दोबारा से स्टार्ट कर रहा है या दोबारा से फेमस कर रहा है रैशनलिज्म, उससे तो वो किसके काउंटर में खड़ा हुआ है उस समय? अपनी बोलते चलो, देखो माइक ऑन रखो, देखो पीछे बैकग्राउंड में अगर आवाज नहीं है, शोर नहीं है, तो आप माइक ऑन रखें। अगर लगता है कि शोर शराबा है तो ऑफ करेंगे, ताकि फिर आप लगातार बोलते रहें, मेरे साथ बात करते रहें। बताओ कौन सा फिलोसफर है, कौन सी फिलोसफी है जिसके अगेंस्ट सुकरात खड़ा है? बताएं। सोफिस्ट। सोफिज्म। सोफिस्ट। तो सोफिज्म के, और सोफिज्म में प्रोटागोरस उनका एक तरह से उस समय का सबसे बड़ा लीडर है। ठीक है, तो मैं आपको एक आंसर लिखने के तौर पे भी बोलता चलता हूँ, ताकि आपको, जैसा कि मैंने कहा, कि नोट्स जो आप अभी बना लें, जो आप लिख लें, उसके अलावा शौक आपका जग जाए तो आप पढ़ें, उसके बाद पढ़ के उस पर आप पीएचडी कर लें इसकी तरह, वो एक अलग बात है। बट एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं होगा इसके अतिरिक्त पढ़ना। तो लिख लो, पहला पॉइंट लिखो, पॉइंट में लिखवा देता हूँ। सोफिस्ट दार्शनिक जैसे प्रोटागोरस प्रोटागोरस पाश्चात्य अनुभववाद के प्रारंभिक समर्थक हैं। सोफिस्ट philosophers like Protagoras, एजे, एजे पिगनर और प्रोपाउंडर ऑफ वेस्टर्न एम्पिरिसिज्म। आपने देखा होगा, शायद ध्यान दिया होगा ज्यादातर लोगों ने, मैं इन सब फिलोसफर में वाज नहीं लगा रहा, या ज्यादातर में वाज नहीं लगा रहा, इज लगा रहा हूँ। क्योंकि, और मैं ज्यादातर को प्रेजेंट टेंस में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके पीछे एक बड़ा रीजन ये है कि कोई भी फिलॉसफी अपने आप में कभी खत्म नहीं होती। दौर घटता बढ़ता, कम ज्यादा होता रहता है। बट आज भी हम लगभग 2300 सालों के बाद भी सोक्रेटिस को और प्रोटागोरस को और सोफिस्ट को पढ़ रहे हैं। तो ये भी आप भी ध्यान रखेंगे, कम से कम लिखते समय वाज लिख देंगे तो कोई ऐसी आफत नहीं है, पास्ट टेंस में बना देंगे तो, लेकिन अच्छा रहेगा। खैर, तो सोफिस्ट के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ, प्रोटागोरस के बारे में लिखो इसमें आगे। इन्होंने संवेदनवाद, सेंसनलिज्म का समर्थन किया।
SENSATIONALISM का समर्थन किया। सेंसेशनलिज्म या संवेदनवाद, मैंने आपको बताया होगा या आप समझ गए होंगे, मैं फिर से बता रहा हूं। संवेदनवाद वह तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का जो कहता है कि हमारे जो सेंसेशन हैं, संवेदनाएं हैं, जो हमें बाह्य ज्ञान इंद्रियों से मिलते हैं, हमारे एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन से मिलते हैं, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, वो ही केवल ज्ञान कराते हैं। बाह्य ज्ञान इंद्रियां क्या, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स क्या, ये जो 5 हैं। क्योंकि कुछ लोग एक और इंटरनल सेंस ऑर्गन मन को मानते हैं, तो यहाँ मन की बात नहीं हो रही। जो हमारी बाह्य ज्ञान इंद्रियां हैं, एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन्स, उनसे मिलने वाला जो अनुभव है, उनसे मिलने वाला जो हम एक्सपीरियंस है, उसको ये प्रमाणिक मानते हैं, उसको ये वैलिड मानते हैं। ऐसे लोगों को या ऐसी फिलॉसफी को संवेदनवाद या सेंसेशन से ही बना है, सेंसेशनलिज्म कहते हैं। ये बात समझ में आई सबके? जी सर। तो ये सेंटेंस पूरा कर लो हिंदी में, फिर इंग्लिश में बताता हूं। उन्होंने उन्होंने मतलब किसने? सोफिस्ट लोगों ने, जिसका लीडर जो है वो प्रोटागोरस है। उन्होंने इन्होंने संवेदनवाद का समर्थन किया। दैट इज मतलब अर्थात सिर्फ बाह्य ज्ञानेंद्रियों से मिलने वाले अनुभव को प्रमाणिक माना। दी सॉफिस्ट विच आर सेंसेशनलिज्म, मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं, SENSATIONALISM, these sophists are sensualist या sensualism, believe in sensualism, that is only external sense organs can give us valid knowledge. यहां तक बात समझ में आई? लिख लिया आप लोगों ने? बोलते चलो फटाफट। जी सर। हम्म। अब देखो, अभी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बाकी आपको पूरा बाद में समझ में आ जाएगा। अगर मैं ना केवल अपने सेंसेशन को, अपने संवेदन को, संवेदनाओं को, जो संवेदनाएं मिलती हैं बाहर से आती हैं, उसी को अगर मैं सिर्फ ज्ञान का आधार बनाऊंगा ना, और मैं बिल्कुल एक्सट्रीमिस्ट होऊंगा इसको लेकर, तो फिर मैं ये मुझे मानना पड़ेगा कि ज्ञान हो ही नहीं सकता। पूरी पूरी दुनिया अंदाजे से चल रही है। कैसे? बात को समझो। सेंसेशन मुझे कभी वस्तुओं का हो ही नहीं सकता। ये फिजिक्स में हम लोगों ने, जिन्होंने फिजिक्स में पढ़ा होगा हायर डिग्रीज में, आपने से अगर आपने, आप में से कई लोग एमटेक हैं ही तो पढ़ा ही होगा कि हम जो हैं, जैसे कि मेरे सामने अगेन पानी की बोतल रखी है। पानी की बोतल मेरा एक्चुअल में अंदाजा है। अगर मैं बिल्कुल 100% मान लूँ ना कि मैं केवल ज्ञान इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान को ही प्रमाणिक मानूंगा और किसी और चीज को नहीं मानूंगा, तो मैं बोतल को 100% कह नहीं सकता कि बोतल है ये। व्यवहारिक जीवन में मैं कह रहा हूं, क्योंकि जब मैं सेंसेशन की बात करूंगा, संवेदनाओं की बात करूंगा, तो संवेदनाएं केवल ठोस होने की हैं, ठंडे होने की हैं, और जो भी हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं उनसे हमें कुछ संवेदनाएं मिलती हैं। तो वो एक्चुअल में पूरा ज्ञान है नहीं। संवेदनाएं भी बहुत अलग अलग, हर किसी के सब्जेक्टिव हैं। मैंने आपको बताया था, अगर किसी के स्किन खराब हो जाए, कोई बीमारी हो जाए उसमें, या सुन्न हो जाए, हमारे हाथ पर कभी ठंड से या किसी वजह से सुन्न हो जाते हैं, वही जो हमारे सेंस ऑर्गन है वो संवेदना देना बंद कर देते हैं, या अलग तरह के देते हैं, कम देते हैं कई बार। बहुत हाँ ठंडे हैं, पानी गर्म है, गर्म बोतल है, उतना गर्म नहीं लगता।
मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी तो सर। अभी इतना भी समझ लें तो काम चलेगा, जो मैं आगे लिखाने जा रहा हूं, कि अनुभववाद का अगर हम एक्सट्रीम में चले जाएं तो फिर ज्ञान की संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। हम ये कहना पड़ेगा कि ज्ञान संभव ही नहीं है, सब कुछ राय है केवल, और राय से ही काम चलाना पड़ेगा एक्सट्रीम में। इसको हम अगेयवाद भी कह सकते हैं कि जाना ही नहीं जा सकता। इग्नोस्टिज्म का मतलब है जाना ही नहीं जा सकता, अगेय है। या सब्जेक्टिविज्म में चले जाएंगे, सब्जेक्टिविज्म का मतलब आत्मनिष्ठवाद। हर व्यक्ति का अपना ज्ञान है, और वो अपना इतना ज्यादा है कि, क्योंकि अनुभव तो मैं ही करता हूं, मैं अपने ही सेंस ऑर्गन से अनुभव करता हूं, और जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो एग्जैक्टली आप नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। कैसे नहीं कर सकते? मैंने आपको समझाया हुआ किसी रेफरेंस में, कि मैं आपसे कहूं कि यार अ, रवि, अभिनव, समीर, यार मेरे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। तो आप कभी भी मेरे सिर का दर्द नहीं समझ सकते। आप ये तो कहेंगे हाँ सर मैं समझ गया आपके सिर में दर्द हो रहा है, बट जो मुझे दर्द हो रहा है, वो मान लो सिर में मेरा दर्द होता है पिन चुभने वाला, पिन चुभता जा रहा है। और जैसे ही मैंने कहा कि यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है, और रवि के सिर में दर्द हुआ हो, मान लो जैसे सिर पे हथौड़ा पड़ रहा हो, वैसा वाला दर्द कभी हुआ हो, तो जैसे ही मैंने कहा कि सिर में दर्द हो रहा है मेरे, रवि ने क्या समझा? किस किस सिर दर्द को समझा? हथौड़े हथौड़े वाले। वाले। ठीक है। किसी का सिर दर्द और ढंग से होता होगा कि आधे सिर में होता है और एक पिनक सी होती है। पिनक सी, पता नहीं यहाँ की लोकल लैंग्वेज है कि नहीं। पिनक मतलब जैसे आप 2-3 दिन से सोए ना हो, शादी वादी के चक्कर में कहीं पे आप किसी दोस्त की शादी में गए हो, और या घर में शादी हो, तो एक पिनक सी रहती है, एक हल्की सी, एक पिनक वाली दर्द है। मतलब मैं कह रहा हूं कि क्योंकि संवेदनाएं हर किसी की अलग हैं, ज्ञान की संभावना ही नहीं है। जब मैं दर्द कहूंगा आप समझ ही नहीं पाएंगे कौन से दर्द की बात कर रहा हूं। आप खाली काम चलाऊ कहेंगे कि हाँ सर मैं समझ गया, और मैं भी अपनी बात कह चुका, तो आप भी, मैंने भी कह दिया और आपने भी समझ लिया, बट एक्चुअल में समझा ही नहीं जा सकता, और जो समझा गया वो पूरा सब्जेक्टिव है। तो या तो अनुभववाद का एक्सट्रीम, अभी अनुभववाद मैंने पढ़ाया ही नहीं है खैर, एक्सट्रीम में बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हम पूरे पूरी चीजों को समझ लें। तो अनुभववाद जो सेंसेशनलिज्म, संवेदनवाद से शुरुआत होती है, बट उसको एक्सट्रीम में जाके या तो वो इग्नोस्टिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, अगेयवाद में, या आत्मनिष्ठवाद में, आत्मनिष्ठतावाद में। उसमें कभी भी जो मैं कह रहा हूं, आप वही जो समझ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये बात समझ में आई सबके? जी सर। तो एक जगह कहीं पे लिख लो, इफ, एक लाइन में लिखा रहा हूं, अभी जितना समझ में आ जाए वो बहुत है। आगे हमें इस पे डिटेल में पढ़ना है, करीब करीब आधे से ज्यादा सिलेबस हो जाएगा तब पढ़ना है हमें। बट मैं अभी एक आपको 360 समझ दे देता हूं। तो लिख लो, इफ वी क्रिएट empiricism as an extreme, then it will be convert in either ignosticism, IGNOSTICISM, or in subjectivism. Subject, SUBJECT IVISM। ये एक आप बॉक्स में लिख लें, ये आगे आपके काम आएगा। कि अगर कोई ट्रू सेंस में ना, सही सेंस में अगर इम्प्रेसिस्ट होगा, तो वो या तो इग्नोस्टिज्म में चला जाएगा, या उसकी बात हमेशा आत्मनिष्ठ होगी। तो लिख लो, हिंदी में शायद रह गया तो लिखिए, अनुभववाद की चरम सीमा, अनुभववाद की चरम सीमा
निश्चित रूप से अज्ञेयवाद या आत्मनिष्ठवाद ही होगा, या पैदा होता है, कुछ भी कर लें। अनुभववाद अंततः अज्ञेयवाद तथा आत्मनिष्ठवाद जैसे विचार पैदा करता है, कुछ भी लिख लें। समझ गए? जी सर। चलो ठीक है, लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए। तो प्रोटागोरस वगैरह, इसके बाद स्टोइक भी कुछ लोग हुए, बट ये सब क्योंकि थॉमस हॉब्स, बेकन, फ्रांसिस बेकन, इस टाइप के लोग हुए हैं, बट अभी हम ये सब नहीं बता रहे। अगला पॉइंट लिखो। लॉक वाज या लॉक इज द फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म। लॉक अनुभववाद का, आधुनिक अनुभववाद का जनक है। जॉन लॉक का मतलब हम 17 18 सेंचुरी में आ गए हैं, ठीक है, 18 सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं। तो यस लॉक सर। इज ए फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म। तो एंसेंट एम्पिरिसिज्म का जनक कौन है? पता नहीं, कह नहीं सकते। मैंने कल बताया था, ये विचारधाराएं तो शुरू से चल रही हैं, बट मॉडर्न का क्यों कह सकते हैं? क्योंकि फिर लॉक से आके, जॉन लॉक के टाइम से, जब आपने देखा कि रेनेसा वगैरह हो चुका है, उस काफी बाद में चारों तरफ उसके जो फायदे हैं मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट हो गए हैं ब्रॉडली, तो एक सब्जेक्ट के तौर पर एक डिसिप्लिन ढंग से किया, इसलिए इसको हम कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एम्पिरिसिज्म। अगला लिखो। उसने दर्शन शास्त्र के केंद्र से तत्व मीमांसा को हटाकर ज्ञान मीमांसा को स्थापित किया। ही क्रिएट्स सेंटर ऑफ फिलॉसफी एज ए epistemology, ज्ञान मीमांसा, epistemology, by replacing metaphysics. He says, initially, soul was a like a clean slate or clean paper. By sensation and reflection, we create knowledge. इसने कहा या इसने माना कि आत्मा प्रारंभ में कोरे कागज के समान होती है। जो पहले लोग कह रहे थे ना अंधेरी कोठरी, यस सर। क्या बोला था उसका? ग्रीक नेम क्या बताया था? सर देखो, टैबुला रासा। यस, भूल गए आप लोग, टेबुलर। टैबुला रासा। उसी को वही बात कह रहा है ये, कि कह रहा है कि समझ चुके हो इसलिए बार बार क्या समझाएं। तो ये कह रहा है कि सारा ज्ञान संवेदनाओं से और स्वसंवेदनाओं से, सेंसेशन एंड रिफ्लेक्शन से होता है। और इससे पहले जो हमारी आत्मा है, हमारा जो मन है, जो हमारा माइंड है, वो कोरा होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर। आगे लिखो पूर्ण विराम के बाद। किंतु लॉक अनुभववाद से सुसंगत नहीं रह सका, और आगे चलकर उसने भौतिक पदार्थ के साथ साथ आत्मा और ईश्वर को भी मान लिया। बट
Locke was not consistent empiricist because further he accept matters, soul as well as God. अब देखो, पहले लिख लो। अच्छा लिख लिया, फिर मैं समझाता हूं। इतनी जी बात सर। लिख लिया आप लोगों ने। अब देखो लॉक Yes. जो है अभी शुरुआती एम्प्रिसिस्ट है। शुरुआती का मतलब मॉडर्न एज में शुरुआती, और ये भयंकर इन्फ्लुएंस है अपने पेरेंटिंग और अपने पिता से, खास तौर पे माँ से। कुल मिला के कहानी में कभी और बताऊंगा लॉक की, कुल मिला के वो क्रिश्चियनिटी से बहुत इन्फ्लुएंस है जो उसने बचपन से सीखा जाना। तो वो शुरुआत तो करता है एम्पिरिसिज्म के साथ, अनुभववाद के साथ, इसलिए उसको फादर भी कहा जा रहा है मॉडर्न एम्पिरिसिज्म का, अनुभववाद का। लेकिन कंसिस्टेंट संगत नहीं रह पाया, सुसंगतता खत्म हो गई, क्योंकि सही मायने में अनुभववाद होते ही आप पदार्थ मान ही नहीं पाएंगे, मैटर मान ही नहीं पाएंगे। मैटर है ही नहीं, फिजिक्स में आज मैटर नहीं है, एनर्जी है। हमें जो जो भी हमें सेंसेशन होता है, जो भी हमें संवेदन या स्वसंवेदन रिफ्लेक्शन होता है, वो वस्तु का हो ही नहीं सकता, वस्तु है ही नहीं, कहने का मतलब। आज हम जानते हैं, बचपन में हम पढ़ लेते हैं कि मैटर के 3 फॉर्म हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये सब कुछ भी नहीं है, तो मैटर को मानना नहीं चाहिए। बट उस समय खैर फिजिक्स इतना आगे तो नहीं था, तो मैटर इस वजह से उसने, पर चलो मैटर पे डाउट कर सकते हैं। आत्मा का अनुभव कैसे करेंगे भाई? आप अनुभववादी हो और कहते हो कि अनुभव ही ज्ञान का आधार है, और आपने ईश्वर को भी मान लिया, तो आप वही किसी न किसी प्रेजुडिस के शिकार थे। काम आपने शुरुआत अच्छा किया। जैसे एक बार आप में से किसी विद्यार्थी ने पूछा था कि सर ये अमर्त्य सेन जैसे लोग इतने अच्छा बोलते हैं, फिर जमीन पे कब्जा का केस चल रहा है वगैरह वगैरह। दो अलग अलग बातें हैं, पता नहीं कब्जा किया है नहीं किया, वो सारी बात अलग है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। बट कंसिस्टेंसी जरूरी नहीं है, और अक्सर नहीं होती है, और ये ऐसा ही मानव होता है। हम कई बार दूसरे के लिए बहुत बड़े स्किल रख लेते हैं, बट होते ही हम सब ऐसे ही होते हैं। बट फिलॉसफी में इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और कहा जाएगा कि लॉग जो है एक कंसिस्टेंट इम्प्रेसिस्ट नहीं है, सुसंगत अनुभववादी नहीं है। क्यों अनुभववादी सुसंगत नहीं है? इसने जो ज्ञान का आधार बताया, ज्ञान का तरीका बताया, वो तो बताया अनुभववाद, बट अनुभव में ना आने वाली बातों को भी, ईश्वर, आत्मा, पदार्थ, जगत को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? तो प्रिजुडिस होगा कई चीजों को लेकर, मैंने आपको बताया। बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रिजुडिस से पूरा बाहर आना। और फिर कई बार आप व्यवहारिकता के लिए असंगत हो जाते हैं, सुसंगता से अलग हो जाते हैं। तो खैर इसकी आलोचना में तो मैंने आपको लॉ को पूरा पढ़ना है हमें, बट आपको मैंने 10 मिनट में लॉ के बारे में थोड़ा सा बता दिया। पूरी बात समझ में आई आपको अभी तक की? बताएं। जी सर। तो लॉ के बाद आता है अगला, हमारे सिलेबस का पार्ट है बर्कले। तो अगला पॉइंट लिखो, बर्कले ने दावा किया कि वह सुसंगत लॉक है। बर्कले क्लेम्स दैट ही इज ए कंसिस्टेंट लॉक। अब इतना अगर आप पहले वाली बात समझ चुके हैं, तो जल्दी से बताओ, अगर ये अपने आप को कंसिस्टेंट लॉक कह रहा है बर्कले, इसी का शिष्य है, कह रहा है गुरुजी ने बड़ा अच्छा बताया, बट
आगे की बात मैं बताता हूँ, और उनकी जो इनकंसिस्टेंसी थी वो मैंने दूर कर दी। तो क्या क्या दूर किया होगा? सर इसने मैटर, गॉड, सोल, इनको सबको मानने से मना कर दिया होगा। मना कर दिया होगा, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मैटर को हम जान ही नहीं सकते। कैसे जानेंगे? मैंने अभी बताया, हम संवेदनाओं से, केवल कुछ एक चीजों की संवेदनाएं होती हैं, बाकी तो हम अनुभव से हम बहुत कम चीजों को जान सकते हैं भाई। आप मेरे सामने आ जाएंगे तो मैं ठीक ठीक नहीं कह पाऊंगा कि आपकी पीठ भी है, कि पीठ तो देख ही नहीं रहा। और जब मैं पीठ देख रहा हूं तो मैं आपको सामने से नहीं देख पाऊंगा। ये तो मैंने बहुत ब्रॉड बात बता दी, मतलब बहुत ही मोटे तौर पे बताई। संवेदनाएं बहुत कम ज्ञान देती हैं। तो अगर आप कंसिस्टेंसी है आप में, तो उतना ही, जितना ज्ञान आ रहा है उतना ही बताओ। तो बर्कले अगर ये दावा कर रहा है तो आपने बिल्कुल ठीक समझा। तो आगे लिखो। लॉक ने भौतिक वस्तु को स्वीकार किया था, किंतु बर्कले ने अनुभववाद का यह तर्क लेकर की, अनुभववाद का तर्क है कि, सिंगल लिमिटेड कॉमा में लिखो, सत्ता उसी की है जिसका अनुभव होता है। जड़ तत्व का खंडन किया। जड़ मतलब मैटर, मटेरियल एलिमेंट का खंडन किया। तो लिखो, लॉक एक्सेप्ट मटेरियल बट बर्कले says he is a consistent log, so he says डैश करके इसी की लैंग्वेज में लिखो, ऐसे ईस्ट प्रिसिपी। एक फ्रेंच लाइन है ये, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जा चुकी है। मैं स्पेलिंग बोल दे रहा हूं। क्या उसने कहा? E ऐसे, E ऐसे, एस्ट, तीनों अलग अलग शब्द हैं। ऐसे एस्ट प्रेसिपी, PERCIPII डबल आई, ऐसे ईस्ट प्रेपेसी, मतलब एग्जिस्टेंस उसी का है जिसका एक्सपीरियंस हो सके, अनुभव हो सके। और जिसका एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, उसकी, उसका एग्जिस्टेंस भी नहीं है, उसकी सत्ता भी नहीं है। और जड़ तत्वों का, मटेरियल एलिमेंट का कभी भी अनुभव नहीं होता। सो जड़ तत्व नहीं है। तो एक फ्रेंच लैंग्वेज में मैंने, जो उसकी अपनी लैंग्वेज थी, और एग्जाम में सीधे इसी की लैंग्वेज में पूछा जा चुका है कई बार, और आगे भी पूछा जाएगा। बात समझ में आई? लिख लिया है, छूट गया? बताओ। लिख लिया सर। तो SASSE दूसरा शब्द है अलग, EST एस्ट प्रेसिपी, PERCIPII, ये बोलना था बर्कले का। और इस बेस पर आप समझ ही गए होंगे, जो जो चीज अनुभव में नहीं आएगी उसको स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन आप बात को समझें, ये जो 18वीं सेंचुरी का दौर है ना, ऐसे में ईश्वर को इनकार कर पाना ना आसान नहीं था। चर्च कमजोर हो चुका था, ये बात सच है, बट इतना भी कमजोर नहीं हुआ था। आज हम ईश्वर को इनकार नहीं कर पाते, खास तौर पे हमें जरूरत पड़ती है यार, ईश्वर की, समाज की जरूरत पड़ती है। शादी ब्याह, मरना जीना, अब कोई गमी हो जाए कहीं पे, किसी के घर,
आपको समाज के सहयोग की जरूरत पड़ती है। तो आप चाहे रैशनल हैं, सब कुछ हैं, फिर भी आप कहते हैं ठीक है चलो 4 लोग 10 लोगों की जरूरत पड़ती है। घर में शादी, शादी में तो समाज तो बाहर है, बाहर से ही किसी को लाना या अपनी जो परंपरा है बेटी को भेजना होगा, तो समाज की जरूरत पड़ती है। तो आखिरकार बर्कले भी इसने मैटर को तो नहीं माना लेकिन एज ए स्पिरिट, आत्मा और ईश्वर को स्वीकार कर लिया। तो इसने कहा तो कि मैं कंसिस्टेंट लॉक हूं, उसमें थोड़ा पहले से बेटर उसने किया भी, लेकिन आत्मा और ईश्वर, क्योंकि क्रिश्चियनिज्म ईसाइयत इतनी गहरे पहुंच जाती है। और मैं इस्लाम जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा, इस्लाम से निकल पाना, अगर कोई निकलना चाह रहा है तो निकलना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं इस बारे में टिप्पणी नहीं कर रहा, बहुत मुश्किल है। क्योंकि कुछ संस्कार ऐसे बचपन में हो जाते हैं, कर दिए जाते हैं, कि मरते दम तक बड़ा मुश्किल है। मतलब ऐसा नहीं कि लोग निकले नहीं हैं, बट आसान आसान नहीं है। तो बर्कले के साथ भी यही है। तो लास्ट क्या लाइन लिखा था? अच्छा ये लिख लिया ना, ये रेसिपी। यस सर। लिख लिया सर। हाँ लिखो हिंदी में। किंतु यह भी अनुभववाद से विचलित हो गया, उसने आत्मा और ईश्वर की सत्ता को बनाए रखा, जबकि इन्हें अनुभववाद के आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बट ही डाइवर्ट फ्रॉम एम्पिरिसिज्म एंड एक्सेप्ट सोल, ब्रैकेट में स्पिरिट लिख लेंगे क्योंकि क्रिश्चियनिटी में स्पिरिट शब्द बार बार यूज हुआ है सोल के लिए। सोल ब्रैकेट में स्पिरिट एंड गॉड, ही एक्सेप्ट spirit and God, which is inconsistent with sensational knowledge, ब्रैकेट में empiricism। तो बर्कले समझ गए। जी अब सर। लिखिए डेविड ह्यूम। ह्यूम लिखिए। डेविड ह्यूम आधुनिक काल का सर्वाधिक सुसंगत अनुभववादी दार्शनिक है। डेविड ह्यूम इज ए मोस्ट consistent empiricist in modern time. He removed impurity of Locke and Berkeley and claims that there is no existence of God or spirit or soul, spirit oblique soul, as well as there is no possibility of external objects. There is no possibility of external objects oblique material. तो डेविड ह्यूम आधुनिक काल का सर्वाधिक सुसंगत अनुभववादी दार्शनिक है। उसने लॉक और बर्कले की गलतियों का निराकरण किया
और दावा किया कि न तो ईश्वर की सत्ता है, न आत्मा को स्वीकार किया जा सकता है, और ना ही बाह्य वस्तुओं को स्वीकार किया जा सकता है। ठीक है। यस सर। और यहां तक तो चलो ठीक ही है, बट इसने और भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं जो हम डेविड ह्यूम पढ़ेंगे। पर यहां पे लिख लो, एक आध लाइन और लिखने में कोई हर्ज नहीं है, लिखिए। इसने कारण कार्य नियम को भी मनोवैज्ञानिक विश्वास माना है, न कि वस्तुगत नियम। अब देखो, पूरा साइंस जो टिका हुआ है ना, दिक्कत वही है। जब आप तर्क पे चलते हैं तो तर्क दो धारी तलवार है, सामने वाले को काट रही है, एक धार हमेशा आपकी गर्दन पर है। पूरा साइंस कॉज एंड इफेक्ट पे टिका हुआ है, कारण कार्य नियम। कॉज एंड इफेक्ट समझ रहे होंगे, मैं फिर भी थोड़ा सा बता देता हूं कि कोई भी कार्य जो हुआ है, इफेक्ट है वो किसी कॉज की वजह से है। साइंस का बेसिक डिसिप्लिन है, और इसको वस्तुगत नियम माना जाता है, यानी कि ये फैक्चुअल ट्रुथ है, फैक्चुअल लॉ है। कार्य कारण, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। हर कार्य के पीछे कोई कारण होता है, इसको बोलते हैं कारण कार्य नियम। और इसको साइंस वास्तविक मानता है, रियल मानता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात? जी सर। और ये साहब कह रहे हैं, ये हजरत कह रहे हैं कि ये भी जो नियम है ना, ये वास्तविक नहीं है, ये मनोवैज्ञानिक है, यानी कि साइकोलॉजिकल है। ये हमें लगता है साइकोलॉजी पर, ऐसा होता है ये नहीं कहा जा सकता। तो मैं इसको लिखवा दे रहा हूं, उस समय मैं समझाऊंगा। बहुत बड़ा जादूगर है, आप देखेंगे ऐसे तो तमाम चीजें गायब हो जाएंगी, बट आप सिद्ध नहीं कर पाएंगे। जैसे मैंने कल की क्लास में कहा था, क्लेम जो है इसका, इस पे आप हंस तो सकते हैं, लेकिन इसको प्रूव नहीं कर सकते। कल मैंने आपसे कहा था सपने वाला प्रूव करने की कोशिश करो। आज भी वो ओपन है दावा, कोई करना चाहे तो कर सकता है। आज भी क्या, पूरे फिलॉसफी जब तक हम पढ़ेंगे, कोई प्रूव करे कि जो हम पढ़ रहे हैं, जो भी दुनिया आप जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं, वो एक्चुअल में सपना नहीं है। किया नहीं जा सकता, बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन फिर भी, तो डेविड ह्यूम कुछ ऐसी बात कह रहा है, तो इसको लिख लो। ही कंडेम्ड साइंस बेसिक और फंडामेंटल लॉ, दैट इज cause and effect law, and says it is not real, it is psychological law. और जब इतना एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, तो बताओ, क्योंकि एक्सट्रीम पे पहुंच गया ह्यूम के टाइम, तो अगली परिणति क्या होगी? अनुभववाद किस में कन्वर्टेड हो जाएगा? अभी बताया था, सब्जेक्टिविज्म एंड इग्नोसिज्म। यस, अज्ञेयवाद में कन्वर्ट हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा अगर हम अज्ञेयवाद से संतुष्ट नहीं हैं, तो ज्यादा से ज्यादा अगर हम इनको स्कोप देंगे तो वो सब्जेक्टिविज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और सब्जेक्टिविज्म के साथ फिर ज्ञान की संभावना, अगर ज्ञान केवल मुझे ही हो सकती है और मैं उसको बता या समझा सकता ही नहीं है, दूसरे को मैं बता ही नहीं पाऊंगा, तो फिर समस्या आ जाएगी। तो दो ही तीन इसके परिणाम होंगे अगर हम ह्यूम के दर्शन को समझें। तो इसकी परिणति होगी या तो संशयवाद, संशय, स्केप्टिसिज्म। अब हर चीज में संशय करें, कभी भी निश्चित हो ही नहीं सकते। संशय करना, जैसे मैं कहता हूं कि हर विद्यार्थी को सीखने के लिए क्वेश्चन करना चाहिए, दिमाग से, खुद से, चीजों पर। बट क्वेश्चन करने के लिए क्वेश्चन थोड़ा करना चाहिए। भगवत गीता में स्टार्ट हुआ,
अर्जुन क्वेश्चन कर रहा है। शुरू में वो खाली बदमाशी कर रहा है। बदमाशी का मतलब उस टाइप की बदमाशी नहीं, सुन नहीं रहा है ठीक से। कृष्ण कह रहे हैं, उनकी बातों से नई बात निकाल ले रहा है। जब कृष्ण समझा रहे हैं तो उस समय शांत चित्त से सुन नहीं रहा है, क्वेश्चन बना रहा है। जैसे कुछ आप किसी छोटे भाई बहन को पढ़ाया हो आप लोगों ने, किसी छोटे बच्चे को अपने से, तो कुछ एकांत ऐसे होते हैं जब आप पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं, जबकि एक उसके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, तो प्रश्न को सुनने की बजाय उन्हीं बातों में से प्रश्न निकाल रहा है। तो ये जो संशय है ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा, क्योंकि सुन ही नहीं रहा। भाई सही तरीका तो ये है कि आपने एक प्रश्न पूछा, अब बिल्कुल निर्वात में पहुंच जाएं आप, शांति से सुने, दिमाग को शांत करके। फिर भी कुछ रह जाए तो क्वेश्चन पूछें, इट्स गुड। बट आपने थोड़ा सा सुना और सुन के क्वेश्चन बना रहे हैं तब तक, और इंतजार कर रहे हैं कि कभी ये चुप हो तो नया क्वेश्चन दाग दूं, कि कहीं नहीं पहुंचेगा। संशयवाद है, हर चीज पे संशय, और संशय करने के लिए संशय, समाधान के लिए नहीं। या ये अज्ञेयवाद में हो जाएगा, या बहुत हम लिबरल होके इनको जगह देंगे तो आत्मनिष्ठतावाद, सब्जेक्टिविज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि हुआ। तो इसको एक लाइन और लिख लो, जब इतना समझा ही दिया है तो उसको लिख भी लो। ह्यूम के दर्शन में अनुभववाद अपनी तार्किक परिणति, डैश करके लिखो, संशयवाद। सेप्टिज्म, SCEPTICISM, संशयवाद में पहुंच गया। पूर्ण विराम करके लिखो। कांट ने दर्शन को संशयवाद से निकालना चाहा, तो वह अज्ञेयवाद में जाके, अज्ञेयवाद में पहुंच गया। तो लिखो, सो ह्यूम्स फिलोसफी ऑफ एम्पिरिसिज्म converted into its logical end, that is septism, SCEPTICISM, full stop. When Kant when Kant uh, effort to empiricism, his effort create new problem, that is ignosticism. Ignosticism, IGNOSTICISM. सर एक बार दोबारा बोल दीजिए, समझ में नहीं आया कि ह्यूम्स फिलोसफी ऑफ एम्पिरिसिज्म। Empiricism, यस सर। Hume's philosophy of empiricism converted into its logical and तार्किक परिणति, logical and that is skepticism, SCEPTICISM, संशयवाद। संशयवाद मतलब कभी भी आप निश्चित ज्ञान तक पहुंच ही नहीं सकते, हमेशा संशय में ही रहेंगे। ठीक है। यस सर। और इसके आगे ये था When सर कि जब Kant, हाँ, इसके आगे यही था ना सर कि जब कांट ने संशयवाद को निकालने की कोशिश करी तो वो एग्नोटिज्म में जाके फंस गया। इग्नोस्टिज्म में पहुंच गया, यस। When Kant referred to pure empiricism,
the empiricism is converted into ignosticism. ठीक है? यस सर। नेक्स्ट लिखो, इन कंटेम्पररी फिलॉसफी लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, लॉजिकल तो जानते हैं, LOGICAL, लॉजिकल, दूसरा शब्द है पॉजिटिविज्म, POSITIVISM, और या साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म are the main supporter of empiricism. मैं पूरे लाइन फिर से बोल रहा हूं, in contemporary philosophy logical positivism and scientific empiricism are the main supporter of empiricism. समकालीन दर्शन में लॉजिकल पॉजिटिविज्म की हिंदी है तार्किक भाववाद, तार्किक भाववाद तथा वैज्ञानिक अनुभववाद, साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म अनुभववाद के प्रमुख समर्थक हैं। इसके प्रमुख दार्शनिक हैं, डैश करके लिखो, एयर, कार्नेप, कार्नेप तथा शिल्क, सीटी वाला सा आधा शिल्क। तो इसके प्रसिद्ध दार्शनिक हैं एयर, कार्नेप, शिल्क, जिन्होंने विज्ञान सुसंगत अनुभववाद का समर्थन किया है। इन कंटेम्पररी एरा, इसमें से एक आध जिंदा भी हैं अभी, इन कंटेम्पररी एरा देयर आर फेमस philosophers are Ayer, Carnap and Schilk. They support scientific, consistent empiricism. और लास्ट लाइन लिख लो इसमें। यहां तक सबके समझ में बात आ रही है क्या? यस सर। सर ये कार्नेप और शिल्प की एक बार स्पेलिंग बता देंगे सर? KARNAB है कुछ? अभी लिख लो, फिर ठीक। गूगल कर लेना, ठीक है? ठीक है सर। एयर, कार्नेप, शिल्क, ये सब हैं साइंटिफिक कंसिस्टेंट एम्पिरिसिस्ट। लास्ट लाइन लिखो, क्वाइन अनुभववाद के समकालीन समर्थकों में से सबसे महत्वपूर्ण है। क्वाइन इज ए most important contemporary empiricist. तो क्वाइन भी पढ़ना है हमें, और हम देखेंगे कि ये कैसे जुड़ा है। तो ये प्योर फिलॉसफी है, और इससे क्या क्या निकलेगा? सब कुछ। यही जब हम इन्हीं की फिलॉसफी का इम्प्लीकेशन देखेंगे सोसाइटी में, पॉलिटिकल साइंस में, हिस्ट्री में। हिस्ट्री देखो अब नए ढंग से लिखी जा रही है पिछले 10 साल से, अभी 10 साल से सारा तरीका बदल गया। तो जैसे मैंने कहा, फिलोसफर जो हैं, इनकी हम आलोचना भी करते हैं। आलोचना इसलिए करते हैं कि वो जो
प्रिमाइस लेके चल रहे हैं वो फिर उससे हट जा रहे हैं। जैसे अनुभववाद में मैंने कहा, वो ईश्वर को कैसे मान सकता है? अनुभव होता है ईश्वर का क्या? नहीं होता। स्पिरिट, वही आत्मा, कहाँ अनुभव होता है भाई? क्योंकि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं हमारी, कोई तरीका नहीं है उनका अनुभव करने का। तो वो बात सही है, बट वो तो आलोचना है उनकी। बट इनका ही एक्सप्लेनेशन हम तमाम तरह से दुनिया की तमाम चीजों में करते हैं, और बेटर और हायर ट्रुथ खोजते हैं हम। ये बीज हैं, उस बीज का अलग अलग तौर पे वृक्ष बनता है। ये तलवार ये है, ये इस तलवार का इस्तेमाल, या ये चाकू है, समझ लो। चाकू का इस्तेमाल बेहतरीन ढंग से सब्जी काटने में भी हो सकता है, और हीगेल जैसे लोगों का इस्तेमाल उसी चाकू का मनुष्य काटने में भी हो सकता है। वो एक अलग, वो तो एप्लीकेशंस हैं, वो तो जाहिर सी बात है। मनुष्य जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स चीज है, वो उसका इस्तेमाल अपने ढंग से कर लेता है, कर रहा ही है। वो एक अलग मैटर है। मैंने आपको बताया था, आपको कभी वीडियो देखिए आप, ओसामा बिन लादेन की, जो भी मर गया, बट उसका वीडियो देखिए, आप अक्सर देखेंगे बड़ा ध्यानस्थ आंखें हैं उसकी, पूरा आव भाव बड़ा, मतलब जैसे कि बिल्कुल शून्य में रहता हो। बात भी करेगा तो आप, मतलब कोई भी आवेग है ही नहीं उसकी आवाज में। उसके जो मैंने आपको बताया था कि वो, तो किसका इस्तेमाल कौन करता है? आप एक बार वीडियो देखिए, अब तो खैर बैन है, शायद यूट्यूब से हटा दी गई है, अभी पिछले 3-4 साल पहले ही हटाई गई हैं। ये जो खालिस्तान मूवमेंट जब शुरू हुआ, तो उसके सपोर्टर, या जो उसके शुरू के भिंडरावाला और इनके जो प्रवचन, इनके जो भी स्पीचेस हैं, आपको कुछ लेना देना नहीं है खालिस्तान से। कहाँ आप यहाँ यूपी में पैदा हुए और अलग, लेकिन सुनेंगे ना, 10-15 मिनट के बाद लगेगा यार, मतलब बहुत चांसेस हैं कि उसको जस्टिफाई समझेंगे, जस्टिफाई करेंगे। तो इन लोगों ने, वही बात है, जो अच्छाई थी, आप किसी से जब बहुत ठहर के बात करते हैं तो उसके तक असर ज्यादा होता है। आप उद्वेलित होते हैं, आप हिले डुले होते हैं, आप बहुत ही इम्पल्सिव होते हैं, तो जाहिर सी बात है नहीं होता। अब उसका इस्तेमाल लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। अगर आपने कोई बहुत अच्छा ना मदारी देखा हो, अब तो पता नहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी 10-15 साल से सब बंद कर दिया, मदारी, अच्छा मदारी, आप मतलब 2-4 मिनट के लिए, आप चाहे कितने भी पढ़े लिखे और होशियार हों, 2-4 मिनट के लिए आप हतप्रभ रह जाएंगे, मतलब भौचक्के औचक्के रह जाएंगे। क्यों? कुछ विधा का इन्होंने इस्तेमाल कर लिया है। तो यही है अनुभववाद, जिसका इस्तेमाल तो फिर अलग अलग बात है। यही क्वाइन, डेविड ह्यूम, बर्कले, लॉक, और शुरुआत में प्रोटागोरस, और आज की तारीख में जो मैंने बताया क्वाइन, और खासतौर पे साइंटिफिक एम्पिरिसिज्म, लॉजिकल पॉजिटिविज्म, इसका इस्तेमाल डिफरेंट जगहों पर हो रहा है। इवन की गूगल, जो कि पूरी तरह टेक्नोलॉजी का काम है इनका, लॉजिकल पॉजिटिविज्म पर इन्होंने काफी लोगों को हायर किया है, और अपने ढंग से उनका कुछ काम वाम होगा उसमें इस्तेमाल किया है। तो खैर हम चीजों को देखेंगे। तो आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया उन फिलोसफर्स के बारे में जिनके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो यही है आज, इतना ही। कुछ पूछना है तो पूछिए, मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ, पूछिए।